तो हम लोगों ने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट करंट पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर आईडी बराबर आईसी प्रूव किया, मैक्सवेल के चारों इक्वेशन बताए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल वेव का इक्वेशन क्या था और वेलोसिटी वगैरह का रिलेशन क्या था, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी स्टोर्ड। सो एनर्जी डेंसिटी, तो बच्चा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, उसमें दोनों एनर्जी अवेलेबल होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी अवेलेबल होता है और यहां पर मैग्नेटिकल कंपोनेंट भी अवेलेबल होता है। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है बच्चा, और इसको आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कह सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब कितना होता है बच्चा, दैट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो भी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये पता लग जाएगा। ठीक है बच्चा। और यूबी जो है दैट इज द मैग्नेटिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कितना होगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। सो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा है मैग्नेटिकल एनर्जी। ये है एनर्जी डेंसिटी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जो कि आपने क्या लिखा था बताइए मुझे, B बराबर बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और E की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो ये दोनों बातें यहां पर पता चल गई। इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यूई और यूबी आपस में बराबर होते हैं। ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं जरा। तो यूई कैन बी टेकन एज व्हाट, आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सारी चीजों को सिस्टमैटिकली नोट्स बनाइएगा। तो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आप E बाई बी को क्या लिख सकते हैं बताइए, C। इस तरह से अगर E लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B इंटू C। अगर यहां दोनों का स्क्वायर प्लेस करेंगे तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट दैट इज B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। और C की वैल्यू कितनी थी बच्चा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने वैक्यूम कितना था, इतना। तो जैसे ही आप इसे प्लेस करोगे, बी स्क्वायर सी का स्क्वायर मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये पार्ट यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप यहां पे लिखें तो यूई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, दैट इज यूई। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इतने के बराबर है बच्चों। तो इस तरह से आपने क्या कहा, यूई और यूबी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए मुझे याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी है और जो मैग्नेटिकल फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। थोड़ा और समझते हैं बच्चा। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान देना बच्चा। ये जो यूई आपने लिखा है ना, उसमें क्या लिखा बताइए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है ना, और ई जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। मैंने अभी लिखा था ना, ई की वैल्यू क्या है, देखो टाइम के साथ वैरी कर रही है। ई की वैल्यू यहां पर टाइम के साथ क्या हो रही है, वैरी कर रही है। यहां पर ई की वैल्यू टाइम के साथ वैरी कर रही है। तो इस तरह से मैग्नेटिकल फील्ड का कंपोनेंट भी वैरी करेगा। तो हम लोग एक एवरेज वैल्यू लिखते हैं। तो बच्चा ई स्क्वायर जो होता है ना, अगर ऐसा ट्रायंगल करके ड्रॉ किया गया हो तो इसे बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, फिलहाल शॉर्ट में आप ये ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए हाफ होता है। तो आप ये ध्यान ले सकते हैं कि जो ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है वो ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाई 2 के बराबर होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिंपली यूई एवरेज पार्ट पर कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये याद रहेगा मुझे। सिमिलर पैटर्न पर बच्चा,
सिमिलर पैटर्न पर बच्चा यूबी बराबर क्या लिखोगे आप बताओ? वो होगा म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक। तो ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी किसकी? मैग्नेटिकल एनर्जी की। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिकल एनर्जी की एवरेज वैल्यू अगर पूछी गई तो क्या जवाब दोगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। उसी तरह से ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बच्चा अगर यू एवरेज लिखना होगा, मान लो एवरेज वैल्यू लिखनी है, तो क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एवरेज ले लेंगे, हम मैग्नेटिकल कंपोनेंट का एवरेज ले लेंगे, और इन दोनों एवरेज वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो बड़े ही आराम से बात बनेगी बच्चा। सो दैट इज हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ना, और दोनों बराबर है तो मैं इसको 2u एवरेज लिख सकता हूं बच्चा। तो हो जाएगा कितना? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, है ना, बाई 4/4 से कट जाएगा 1 to 2। तो आपको दो बातें समझ में आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, और बच्चों क्या होता है बताओ मुझे, और एवरेज वैल्यू अलग होता है। तो एवरेज वैल्यू कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 4, एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिकल फील्ड। इन दोनों को अपन ने लिख लिया, और क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपकी तो दो बातें, ये एवरेज वैल्यू हो गई, है ना। वहीं पर अगर हम इंस्टेंटेनियस एनर्जी लिख रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, अगर हम किसी इंस्टेंट पे लिखेंगे तो यूई होगा और ये वाला यू भी होगा, लेकिन दोनों बच्चा क्या है? बराबर है। तो ये हो जाएगा 2ue। तो यूई का मतलब हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये कट जाएगा बच्चा, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस है, याद रखिएगा। एक इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी कितनी लिख सकते हो? इतना। तो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। U बराबर क्या लिखा आपने, बताइए मुझे। U बराबर लिखा आपने एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। U बराबर क्या लिखा? एप्सिलॉन नॉट। ये इंस्टेंट पे वैल्यू, मतलब एक टाइम पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल कंपोनेंट क्या बताया था बच्चा? वो टाइम के साथ वैरी करता है। वो टाइम के साथ क्या करता है? वैरी करता है, टाइम के साथ वैरी करता है। तो ये वाला हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये वाला क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब दो तीन बातें बच्चों, हम फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसका हम लोग यहां पर रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज व्हाट? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दिमाग में रखना है आपको। बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये है मैग्नेटिकल कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी। लेकिन ई और बी क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए बेटा यहां पर। और मुझे पता है, हम प्रूव कर सकते हैं कि यूई और यूबी एक्चुअली आपस में बराबर होते हैं। यूई और यूबी दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे? हमने बोला कि अगर एवरेज लिखना है तो ई जो है वो समय के साथ बदलता है, और साइन का वैल्यू अगर कंप्लीट साइकिल के लिए आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? ई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो हमने यहां दोनों का लिख लिया एवरेज वैल्यू, और अगर टोटल एवरेज लिखना है तो कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। नाउ एट एनी इंस्टेंट इफ आई गो फॉर द टोटल एनर्जी, इट इज सिंपल। ये भैया इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये वाला इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिकल एनर्जी है। मतलब एक इंस्टेंट पर, एक टाइम पर, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो 2ue हो जाएगा, एंड दैट इज 2 हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जैसे ही इसको कवर करेंगे ये पार्ट यहां से आ जाएगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है बच्चों, ठीक है। तो आइए थोड़ा और देखते हैं। देयर इज ए टर्म बेसिकली नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। एक टर्म है जिसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग। देखो बच्चों, मैंने ना किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है। पॉइंटिंग ये POINTING है, पॉइंटिंग।
पॉइंट वाला पॉइंट नहीं है, ये पॉइंटिंग वेक्टर ही कहते हैं इसको। और एक्चुअली इंटेंसिटी के साथ ये रिलेट होता है। किसके साथ रिलेट होता है बच्चा? इंटेंसिटी के साथ रिलेट होता है। तो इस तरह से पॉइंटिंग वेक्टर एट एनी पॉइंट, ये क्या है? इंटेंसिटी जैसा टर्म ही है। आपको इंटेंसिटी का डेफिनेशन याद है ना? वैसा ही डेफिनेशन यहां पर पॉइंटिंग वेक्टर का होता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम, यहां पर वाई एक्सिस मान लेते हैं हम, और ये वाला जेड एक्सिस मान लेते हैं हम। तो जैसे ही आप इसे यहां पर करोगे, यू नो व्हाट, आई नीड टू थिंक इट दैट बताता हूं बच्चों, ये मैंने क्या बनाया है मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअल में किसी भी पॉइंट पर पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली जो है ना, वो कैसे डिफाइन होता है? पॉइंटिंग वेक्टर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस बराबर होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमने क्या लिया कि मैं मान लेता हूं ऐसे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रहे हैं, ठीक? तो इस पर्टिकुलर सरफेस से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे जाएंगे। तो एक्चुअल में इस सरफेस से लगातार एनर्जी क्रॉस करें। जैसे अगर कोई शीट आप ले रहे हैं और उससे लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर पास कर रही हैं, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या बच्चा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगातार क्या हो रहा है? एनर्जी जा रही है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगातार एनर्जी जा रही है। तो जो एनर्जी जा रही है वो क्या हो गया बच्चा? du। कितना एरिया से जा रही है? ए एरिया से जा रही है। कितना टाइम में? dt टाइम में। तो पॉइंटिंग वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहां पे ये क्या हो गया बच्चा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो एक हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज एस बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ? एस बराबर होगा du बाई ए dt। एस बराबर होगा du बाई ए dt। अब इसी को हम लोग यहां पर वेक्टरल फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को? आई है बच्चा? तो क्या देखा आपने? अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। परपेंडिकुलर टू व्हाट बच्चा? डायरेक्ट। जैसे आपने क्या लिखा? पॉइंटिंग वेक्टर S इज इक्वल्स टू du बाई ए dt, ठीक? du का मतलब कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। du का मतलब कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कितना है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन हमको क्या है? इस एनर्जी डेंसिटी के साथ क्या करना होगा? वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके हो पाएगा, है ना? तो आइए यहां देखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट आपने देखा था, ये देखिए कितना है लेंथ ये बच्चा? मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट c के बराबर है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा c dt। क्या होगा? c dt। इसलिए अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है तो कितना होगा बच्चा? c dt इंटू लेंथ इंटू द एरिया।
लेंथ इंटू क्या होगा, एरिया, सी डी टी, लेंथ इंटू द एरिया। तो ये हो गया आपका, यहां ध्यान देंगे आप। तो हम लिखेंगे कितना, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टी, और ये कितना होगा, सी डी टी हो गया लेंथ, और ये हो गया एरिया। तो एरिया से एरिया क्या हो गया, कैंसिल, dt से dt क्या हो गया, कैंसिल। इसलिए पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा बच्चा, s इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, करेक्ट। ये दिमाग में बैठा लेना है आपको, ये बैठा लेना है कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द एनर्जी। तो s बराबर और भी लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट e को क्या लिख सकते हो, e इंटू सी इंटू ई। और मुझे पता है कि C बराबर क्या होता है बच्चा, E बाई बी। तो इसका मतलब E बाई बी इज इक्वल्स टू C। तो आप एक E की जगह क्या लिख सकते हो, BC। एप्सिलॉन नॉट E इंटू सी, एक E की जगह क्या लिखना है आपको, BC। तो क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट ई बी इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चा। तो यहां से जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो कितने के बराबर हो गया, s इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो हम याद रखेंगे कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड ये डायरेक्शन क्या था, याद है आपको पिछले मतलब वीडियो में क्या बताया था, E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है बच्चा, E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां से E क्रॉस B है, वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये है एप्सिलॉन नॉट। तो S की वैल्यू, सो डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर is along the direction of, is along the direction of propagation of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये याद रखेंगे आप कि पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है बच्चा, E क्रॉस B के अलोंग होता है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। और एक और बात सोचते हैं, S इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C, E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C। बराबर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट E इंटू सी को। अब आप क्या है ना, थोड़ा तो सोचिएगा, हल्का सा समझना बच्चा, कि जैसे जैसे E की वैल्यू बदलोगी S की वैल्यू बदलेगी। तो एक टर्म होता है इंटेंसिटी, क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। इट इज द एवरेज वैल्यू, it is the average value of the pointing vector किसी भी पॉइंट पर जो पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू होती है उसी को यहां पर हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो क्या होगा बच्चा, देखो S बराबर S का एवरेज वैल्यू, दैट इज इंटेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर का एवरेज वैल्यू लिखना पड़ेगा, और ये C हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसे यहां लिखेंगे
तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी एंड दैट इज आई। एकदम दिमाग में बैठा लो, ये बड़े काम की चीज है बच्चा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? I is equals to 1/2 epsilon naught E naught square C, E naught square C। तो क्या होगा, कभी कभी बड़ा पॉपुलरली पूछा जाता है, पता है क्या पूछा जाता है कि अगर इंटेंसिटी आपको पता हो तो E naught की वैल्यू बताइए। E naught का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ, E naught का मतलब क्या होगा बच्चा? एम्पलीट्यूड ऑफ, E naught का मतलब होगा एम्पलीट्यूड ऑफ सो ई नॉट का मतलब क्या हो गया बच्चा? एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको यहां पे निकालना है तो क्या होगा बताइए? ट्वाइस ऑफ आई बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट। और आपको ये पता है कि E बाई बी, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पता लगेगा बच्चों, तो वहां से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट पता होगा तो मैग्नेटिकल फील्ड का भी कंपोनेंट आप यहां पर बता सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो जैसे ही आप इसे यहां कवर करेंगे तो 2i बाई एप्सिलॉन नॉट सी, दैट इज नथिंग बट व्हाट? ई नॉट। ठीक, तो ये आपने बोल दिया यहां पर ई नॉट। आइए थोड़ा और ध्यान देते हैं। इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स, तो इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स एट अ पॉइंट सोर्स, जैसे मान लीजिए यहां पर लाइट का कोई सोर्स है, इससे r डिस्टेंस पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होता है बच्चा? एनर्जी पर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम। तो एनर्जी कितना होगा यहां पर? E बाई टी। यहां पर एनर्जी क्या होगा बच्चा? E बाई टी। इसी E को हम क्या बोलते हैं? पावर। पावर बाई एरिया, दैट शुड गिव यू I। पावर बाई एरिया, दैट शुड गिव यू व्हाट? I। फॉर अ स्फेरिकल रीजन इट शुड बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। फॉर द स्फेरिकल रीजन ये क्या होना चाहिए? P बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पे जैसे ही आप लिखेंगे तो याद रखिएगा इंटेंसिटी जो है 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो होता ही है, ये तो मुझे पता है। और दूसरा ये बात आपको पता है कि अगर आपको पावर पता है, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू हाउ मच बच्चा? P डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। P डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो जैसे ही आप लिखेंगे, आपको पता है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E naught square C is equals to P divided by 4 पाई R square। तो कभी कभी क्या होता है ना, यहां से आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लिखना होता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली बहुत बार इस पर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या देखेंगे आप कि अगर आप E नॉट यहां पे लिख रहे हैं तो E नॉट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 2P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर सी। अगर इसका रूट ले लीजिए आप, तो अगर आपको पावर का पता होगा बच्चों तो बड़े आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेशन है। क्या हो गया? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट या एम्पलीट्यूड बताना है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है
तो इतना यहां पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। याद रहेगा बच्चा, आपने क्या करा, आपको पता है कि इंटेंसिटी इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। इसी में से आपको कुछ नहीं करना, आप यहां से बड़े आराम से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको बच्चों अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पता लग गया तो फिर क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिकल कंपोनेंट। क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिकल कंपोनेंट। क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिकल कंपोनेंट। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, मान लेता हूं ना, एफिशिएंसी एक टर्म होता है। क्या होता है, एफिशिएंसी। ये भी क्वेश्चन आएगा बेटा, आप देखे होंगे। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो अगर बच्चा इनपुट पावर आपको पता है, फॉर एग्जांपल पी इनपुट आपको पता है, तो एफिशिएंसी अगर दी हुई है तो आप यहां से पहले आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। सो आउटपुट पावर आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ई नॉट लिखना है तो जो वैल्यू आपके पास थी यहां पर कि ट्वाइस ऑफ पी, तो ईटा इंटू पी इनपुट भी लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सी। ठीक है बच्चा, ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि भैया कोई एक सोर्स है, उसका इतना एफिशिएंसी है। एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं। मान लेता हूं एक सोर्स है 100 वाट का और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5%। मतलब ये जो बल्ब है वो 5% इलेक्ट्रिकल माने एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर पा रहा है। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसका 5% ही वो लाइट में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितना होगा, 5%, है ना। और आर बराबर मान लेते हैं 1 मीटर। तो आइए देखते हैं ई नॉट बराबर क्या होगा बच्चों, ध्यान देना। ई नॉट बराबर होगा 2 इंटू ईटा। ईटा का मतलब 0.05 हो जाएगा। पावर इनपुट कितना है, 100। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹। आर का मतलब 1, सी का मतलब 10⁸, 3 इंटू 10⁸, करेक्ट। तो यहां से बड़े आराम से आप ई नॉट निकाल सकते हैं कि भैया एक सोर्स था यहां पर, भैया एक सोर्स था यहां पर, इस सोर्स का वोल्टेज कितना है, 100 वाट और 5% एफिशिएंसी है यहां पर। तो जैसे ही 5% एफिशिएंसी होगी तो 2 हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सी, इसको कवर करेंगे तो यहां से ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पावर ऑफ द सोर्स आपको पता है, सर्टेन डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड बताना है। क्या करोगे बताओ, ई नॉट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सी। मैंने क्या बोला बच्चा, अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी दिया होगा तो क्या करोगे बताओ, इतना होता है। करेक्ट है ये लाइन। नाउ ठीक है बेटा, आप सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जितना भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ाया है उतने ही क्वेश्चंस, उतने ही बातों से क्वेश्चंस बार बार रोटेट करते हैं बच्चा। तो इसलिए आपको केवल थॉरोली इस पूरे लेक्चर को, दोनों लेक्चर को थॉरोली सुनना है और कनेक्ट करना है। एक और बात होती है यहां पर जिसको हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चा, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, तो ये जो रेडिएशन प्रेशर होता है उसमें क्या होता है, देखिए जब हमने कोई एक सरफेस लिया और इस सरफेस पर जब हम फोटोन को डालते हैं, जब हम इस सरफेस पर फोटोन को डालते हैं तो फोटोन जैसे ही पड़ेगा क्या होगा, फोटोन का अपना एक मोमेंटम रहा होगा। भाई टक्कर से पहले का मोमेंटम कुछ और रहा होगा और टक्कर के बाद का मोमेंटम कुछ और रहा होगा। तो डायरेक्शन में चेंज हुआ ना बच्चा, मोमेंटम जब फोटोन पड़ा मोमेंटम में चेंज हुआ और जैसे ही मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा तो क्या होगा, फोर्स आएगा और वही फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर देता है, उसी को हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर इज नथिंग बट सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, I by C into 1 plus R. I radiation pressure is given by what? I by C into 1 plus R. Radiation pressure is simply given by what? I by C into 1 plus R. ठीक है बच्चा,
तो यहां पे P इज इक्वल्स टू I बाई सी इंटू 1 प्लस R। अगर मान लीजिए फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए अगर देखेंगे कोई परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा तो उस समय R की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो उस समय रेडिएशन प्रेशर कितना होगा बच्चा? 2I बाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2I बाई सी हो जाएगा फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बर। जो लाइट रेज को कंप्लीटली क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर उसे एब्जॉर्ब करता है तो 100 एब्जॉर्ब तो कर ही लिया उसने 100%, तो इसका मतलब उसका रिफ्लेक्शन तो हुआ नहीं, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या मान लेंगे? 0। तो उस समय रेडिएशन प्रेशर क्या होगा बच्चा? I बाई सी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, दोनों ही ध्यान रखिएगा। अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा तो क्या कहोगे? 2I बाई सी। परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा तो क्या कहोगे? 2I बाई सी। और अगर परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा तो क्या लिखोगे? I बाई सी। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है ना। मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, momentum associated with the magnetic wave, momentum associated with the electromagnetic wave that is given by, momentum can be written as P, लिखना चाहते हो तो P लिख दो, small p लिख लो, that is U by C, energy associated by the velocity of light. So momentum associated with electromagnetic wave is given by what? U by C. रेडिएशन प्रेशर, मोमेंटम, एनर्जी, पॉइंटिंग वेक्टर, इंटेंसिटी, ये सारी बातें हमने की है बेटा। और आपको मैंने बताया कि कैसे हमने वेलोसिटी वगैरह, तो बहुत सारी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप वो कंप्लीट करेंगे कि एक्सरे की प्रॉपर्टी क्या होती है, गामा रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका वेवलेंथ रेंज क्या होता है ना। एक्सरे बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ रेंज जो है या वेवलेंथ जो है 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम पड़ता है। यूवी रेज क्या होते हैं, विजिबल रेंज क्या है, इंफ्रारेड क्या है, इनका वेवलेंथ क्या है, ये बात आपको बस याद करनी होगी, ठीक। तो वो आपको बस याद करना। अदरवाइज इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिस्कशन में बच्चा जितनी बात हमने बताई है उन सारी बातों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मैं 2 लेक्चर्स में मैंने इस वीडियो को बनाया है, आप इसे थॉरोली सुने। और मैं इस वीडियो को और ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता, तो हमने इसलिए 2 स्लॉट में बनाए हैं जिससे कि आप कंफर्टेबली क्लास की तरफ फील लेकर इसे पढ़ सकें और समझ सकें। एक और पोर्शन में छोटा सा पार्ट बनाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, तो ये आपका पूरा चैप्टर नीट के लिए बच्चों प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर नीट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि आपने कोशिश करनी है और चीजों को अच्छा करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे, शुक्रिया किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन या रात्रि सब शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय।